गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम नई यूनिट या फिर नए लेसन की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने लगभग सभी चैप्टर्स पढ़ ली है। आज हम जो नए चैप्टर की बात करने वाले हैं वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम अध्याय नंबर 22 की बात करेंगे। कितने नंबर अध्याय की बात करेंगे? 22 नंबर अध्याय की बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको अध्याय का नाम जो है वो दिखाई दे रहा है, क्या नाम है? मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जो है हम आज के इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी और बातें बता देता हूँ। इस चैप्टर से पहले आपके 21 नंबर चैप्टर था जो इस बार हटा दिया गया है, ठीक है ना। वो पूर्णतः आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको इस यूनिट को 22 नंबर चैप्टर से शुरुआत करनी है। समझ गए? इस चैप्टर में भी लास्ट टॉपिक हटाया गया है, जब हम लास्ट में बात करेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर का आपके नाम आपको पता चल गया है, 22 नंबर चैप्टर मानव का पाचन तंत्र। केवल मानव के पाचन तंत्र की जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे या इस चैप्टर के अंदर बात जो है वो करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की परिभाषा हमें आनी चाहिए। आज तक आप कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 से पाचन तंत्र पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कक्षा 12 के अंदर इसका विस्तार रूप मिलता है आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे परिभाषा दिख रही है। मानव का ऐसा तंत्र जिसमें जो भोज्य पदार्थ है, उस भोज्य पदार्थ का एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा उस भोज्य पदार्थ को सिंपल एंड अवशोषण करने वाले पदार्थों में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। फिर से आप लोग देख सकते हो कि ऐसा तंत्र जिसमें भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा किस में बदला जाता है? सरल व अवशोषित योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। साधारणतः बात करें अगर, पाचन की परिभाषा यही होती है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषित भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है उसे पाचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पाचन। और पाचन के अंदर अगर हम बात करें, तो पाचन तंत्र की अगर बात करें, तो इस पाचन की क्रिया में जितने भी अंग काम आते हैं, पाचन की क्रिया में जितने भी अंग काम आते हैं, उन अंगों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। उन अंगों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। जितने भी अंग काम आते हैं उनको सबको सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र जो होता है इसमें मुख्य, पाचन तंत्र में मानव का पाचन तंत्र है, इसमें मुख्य निर्माण जो है वो आहार नाल करती है। कौन करती है? जैसा आपको पीछे डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? डायग्राम। तो इसमें एक लंबा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस लंबे भाग को आहार नाल कहा जाता है। एक तो आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, साथ में सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं। साथ में क्या होती हैं? सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं। उन पाचक ग्रंथियों व अंगों से मिलकर क्या है? पाचन तंत्र जो है वो बना हुआ होता है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आहार नाल की संरचना की, जो पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है। पाचन तंत्र का क्या होता है? मुख्य भाग होता है आहार नाल की संरचना। प्यारे बच्चों, आहार नाल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री केनाल, देखिए ये जो है मुख्य अंग होता है किसका? पाचन तंत्र का। इस अंग में भी बहुत सारे अंग आते हैं, लगभग 10 अंगों की हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्रम से हम इनको याद करेंगे, क्रम से हम इनको पढ़ेंगे। जैसा पहले मैं नाम बता देता हूँ, बाद में आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कौन से अंग जो है वो पाचन तंत्र के अंदर होते हैं और कौन सी पाचक ग्रंथियां जो है वो हम पाचन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आहार नाल,
ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले तो ये याद रखना, ये आहारनाल जो होती है ये हमारा शरीर है। शरीर के अग्र भाग से आगे का भाग जो मुख है, इस मुख से शुरू होकर और पश्च भाग, पीछे का जो गुद्दा भाग है, वहां पर जाकर समाप्त होती है। अर्थात मुख से शुरू होती है, जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अग्र भाग से शुरू होकर, और ये अग्र भाग मुख से शुरू होकर पश्च भाग गुद्दा पर ये खुलती है, इसलिए ये एक लंबी संरचना होती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो जीवित अवस्था में अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो ये लगभग 4.5 मीटर की होती है, अर्थात 4.5 मीटर की होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इसकी मृत अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, उसके बाद में अगर उसकी हम एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई देखें तो वो लगभग 7 से 8 मीटर की होती है। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, ऐसा क्यों होता है कि जीवित अवस्था में तो ये 4.5 मीटर की होती है, लेकिन मृत अवस्था में ये 7 से 8 मीटर की कैसे हो जाती है? ये क्या कारण है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये स्थिलित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्थिलित हो जाती है, जिसके कारण क्या है, इसकी लंबाई जो है वो इतनी हो जाती है, दुगुनी, लगभग दुगुनी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आहारनाल के मुख्य भागों की क्रम से। सबसे पहले आता है मुख, उसके बाद है मुख गुहिका, सबसे पहले मुख, उसके बाद में मुख गुहिका, उसके बाद में गर्सनी, उसके बाद में गर्सिका, उसके बाद में आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत, जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है, भोजन के अवशोषण की जो क्रिया होती है, वो सबसे ज़्यादा इसी भाग के अंदर होती है। जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट क्यों होती है। बड़ी आंत है, ठीक है। बड़ी आंत के बाद में मलाशय, मलाशय और लास्ट, मलाशय का लास्ट भाग जो होता है वो होता है गुद्दा भाग। कौन सा भाग होता है? गुद्दा भाग। प्यारे बच्चों, एक बार डायग्राम देखो। डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है मुख, ठीक है। मुख आपको दिखाई दे रहा है, वहां से स्टार्ट हो रही है, आहारनाल वहां से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में देखिए घर्षणी, 3 प्रकार की घर्षणी होती है, कंठ घर्षणी, नासा घर्षणी, और एक कौन सी होती है? एक तो हो गई नासा घर्षणी, एक हो गई कंठ घर्षणी, एक होती है मुख घर्षणी, ठीक है ना। मुख घर्षणी से शुरू होती है ये, जैसे ही मुख वाला भाग है, मुख से शुरू हो गई घर्षणी। घर्षणी के बाद में आपको लंबी नलिकानुमा संरचना दिख रही है, वो होती है गर्सिका। क्या होती है? गर्सिका। गर्सिका की अगर बात करते हैं तो देखिए आपको आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद में उसके साथ में लीवर वगैरह और होते हैं, जो हम साथ साथ पढ़ेंगे, यकृत ग्रंथियाँ, ठीक है। इसके बाद में आपको छोटी आंत दिखाई दे रही है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर। उसके बाद में बड़ी आंत, इस प्रकार से आपको चोर्स वाला जो भाग दिख रहा है, बड़ी आंत, ठीक है। ये आपके, और लास्ट में देखिए छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, मलाशय के बाद में लास्ट में गुद्दा भाग होता है। क्या होता है? गुद्दा भाग कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गए अंग, अंगों की हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे, मुख की बात करेंगे। मुख के अंदर इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आपके टीथ का है, दांत की संरचना का है, उसकी भी बात करेंगे लेकिन आगे वाली वीडियो के अंदर। इसके अलावा पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है? सहायक ग्रंथियां होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं। 3 पाचक ग्रंथियां मानव के अंदर पाई जाती हैं। एक तो होती है कौन सी? लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथियां। एक होती है अग्नाशय ग्रंथि, और एक होती है लार ग्रंथि। लीवर ग्लैंड लीवर को बोलते हैं। लार ग्रंथि मुख में स्थित होती है, 3 प्रकार की होती हैं, बात करेंगे। और अग्नाशय ग्रंथि आप लोगों को पता ही है, पैंक्रेयास ग्लैंड्स, ठीक है। इनकी भी हम विस्तार से लास्ट में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले माउथ की बात जो है वो हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे, जिसमें हम माउथ के अंदर क्या होता है, 2 होंठ होते हैं, 2 होठों से, मांसल होठों से ढका हुआ रहता है। इसके अलावा अंदर 2 तालू होते हैं। ऊपर वाला तालू क्या होता है? कठोर होता है। नीचे वाला तालू क्या होता है? कोमल होता है। एक पेशियों से बनी हुई, अधर तल से लटकी हुई एक
पेशीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे जीभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीभ कहा जाता है, जिस पे स्वाद कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वाद कणिकाएं होती हैं। और स्वाद कणिकाएं जो होती हैं, स्वाद कणिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, वही ज्ञान करवाती हैं जो जीभ के ऊपर स्थित होती हैं। इसके अलावा मानव जो है उसकी बात करें तो मुख में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। ऊपर का जबड़ा जो है वो अगतिशील होता है, जबकि नीचे का जबड़ा जो है वो गति करता है। आप चेक कर सकते हो वो क्या है, गति करता है। दांत पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।